हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है बेसिक शिक्षा परियोजना यानी बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। हर एक टीचिंग के एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो आज हम बेसिक शिक्षा परियोजना के बारे में पूरा A to Z सब कुछ सीखेंगे और यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना का नाम बुनियादी शिक्षा क्यों पड़ा और किस किस नाम से बेसिक शिक्षा परियोजना को और भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में ऐसा कई बार होता है कि इसका नाम चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहाँ पर फिर अटक जाते हैं कि भाई ये तो हमने नहीं जाना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा परियोजना को हम और किन किन नामों से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य और इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको भी जानेंगे। देन कब इसकी शुरुआत हुई बेसिक शिक्षा परियोजना की और इसकी कौन कौन से सिद्धांत है, कब इसकी जो है प्रतिपादन किया गया और किसने किया। देन ये भी जानेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना की विशेषताएं क्या है। तो बिल्कुल सब चीज़ें जानेंगे आज के इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर एक आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट यही है कि बेसिक शिक्षा परियोजना को और अन्य किस किस नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक यही होगा इसके अंतर्गत। तो देखते हैं अन्य नाम कौन कौन से हैं। पहला है वृद्धा योजना। ठीक है, वृद्धा योजना ये बहुत ही फेमस नाम है इसका, जो कि कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन देगा, उनमें एक मिलेगा आपको वृद्धा योजना। तो आपको क्लियर हुआ कि बेसिक शिक्षा परियोजना को हम एक और किस नाम से जानते हैं, वृद्धा योजना के। अगला है बेसिक शिक्षा परियोजना, ये तो हमने देख ही लिया। फिर एक और बात करें बुनियादी शिक्षा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देन हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, बेसिक एजुकेशन पॉलिसी या प्रोजेक्ट। बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, प्लानिंग या प्रोजेक्ट, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, BEP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको बुनियादी शिक्षा इसका नाम क्यों पड़ा, बुनियादी शिक्षा के नाम से हमने इसको क्यों जाना। ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन तो रहा होगा। तो वो रीजन ये था क्योंकि जो बुनियादी शब्द है वो अंग्रेजी शब्द के बेसिक शब्द का जो है उर्दू रूपांतरण है, यानी उर्दू में हम बेसिक को क्या कहते हैं, बुनियादी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी शब्द के बेसिक शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है आधारभूत, आधारभूत। ठीक है, और उर्दू अर्थ क्या होता है, उर्दू में बोलते हैं इसको बुनियादी। तो यहाँ से लिया गया ये बुनियादी शिक्षा कि बेसिक था, पहले नाम बेसिक था, तो इसको उर्दू में जब हमने देखा तो इसको क्या उर्दू में इसका अर्थ निकला बुनियादी। तो इसीलिए हमने इसको किस नाम से जाना, बुनियादी शिक्षा के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑलराइट गाइज, और किस नाम से, एक और यहाँ पर थोड़ी फेमस सी बात है कि बुनियादी शिक्षा को विश्वविद्यालय स्तर पर किस नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ठीक है, यानी हाल फिलहाल में इसका क्या नाम अब पड़ गया है, तो वो है फाउंडेशन कोर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर इसे क्या कहा जाता है, फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बेसिक शिक्षा परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो यह प्रभावी होती है 5 अक्टूबर 1993 को। यहाँ हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, 5 अक्टूबर
1993 को प्रभावी होती है ये परियोजना। कौन सी? बेसिक शिक्षा परियोजना। ऑलराइट गाइस, इतनी बातें आपको क्लियर हो जाती है। अब इसके बाद हम इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि इसकी शुरुआत क्यों की जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर या फिर प्राथमिक विद्यालयों में क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, उनकी पढ़ाई से उनको दूर करके, उनकी एजुकेशन से उनको दूर करके, ठीक है, छोटे छोटे काल कारखानों में उनको लगा दिया जाता है और प्राथमिक शिक्षा से उनको रख दिया जाता है वंचित। और अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बेसिक शिक्षा परियोजना या बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो सके विद्यार्थियों का सार्वजनिक स्तरों पर, यानी एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? नामांकन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन स्कूलों में किया जा सके और उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। और अगर बात करें कि इस योजना की शुरुआत सबसे पहले शुरुआती दौर में बात करें तो 17 जनपदों में इसकी शुरुआत हुई थी। कितने? 17 जनपदों में, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि शुरुआत में कितने जनपदों में इसको लागू किया गया था, तो 17 जनपदों में। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके यहाँ निकल करके आती है कि प्रतिपादन किसने किया बेसिक एजुकेशन का, बेसिक शिक्षा परियोजना का। आप कह सकते हैं कि प्रतिपादन किसने किया, तो वह किया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रतिपादन किया था। चलिए अब हम जानेंगे कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत होते हैं और उनको फिर नोट भी करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत थे, देन हम नोट करेंगे। पहला था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए या उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसका सिद्धांत क्या था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन से संबंधित हो, ठीक है। जीवन संबंधी शिक्षा ही दी जानी चाहिए विद्यार्थियों को। और सामाजिक शिक्षा को इसमें इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया गया। बेसिक शिक्षा के जो सिद्धांत हुए उनमें बात की गई है कि सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए और हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और भाषा जो होगी, यानी शिक्षा का माध्यम जो होगा वह क्या होगा, वह होगी मातृभाषा। मातृभाषा में ही जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में। ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी हो जाते हैं सिद्धांत। तो चलिए एक बार नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। हमने पहले बात की थी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा जीवन संबंधी होनी चाहिए। आप लोग भी अगर चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए शिक्षा? शिक्षा होनी चाहिए जीवन संबंधी। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आ जाते हैं कि बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत बताइए। तो आप 3-4 इनमें से याद कर लीजिएगा। याद करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि आपको समझ ही आ जाएगा क्लास में ही, तो आप इनको क्वेश्चन देखते खुद ब खुद लिख लोगे। ओके, तो पहला हमने देख लिया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, क्या हो सकता है कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए, ठीक है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। एज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एज कितनी दी गई है इसमें? एज दी गई है 6 से 14 वर्ष। ऑलराइट गाइस, हमने बात कर ली कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, जल्दी आइए। आगे हम बात करें सिद्धांत और क्या हो सकते हैं कि
शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, कौन सी भाषा होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए मातृभाषा। ठीक है, जो भी मातृभाषा होती है वही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ठीक है, इस पर इन्होंने जोर दिया। अगला पॉइंट अगर बात करें, बहुत आसान है सभी, क्या है कि सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए विद्यालय में। ठीक है, सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात इन्होंने कही। और कौन सी शिक्षा? हस्तशिल्प की। ये क्यों देनी चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि हस्तशिल्प की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। वो इसलिए दी जानी चाहिए ताकि जब बालक जो है विद्यालय जीवन से बाहर आए तो क्या कर सके, अपना कोई भी काम शुरू कर सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेरोजगारी की जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर अंकुश लगेगा, सबको अपना काम मिल सकेगा। अगर बाय चांस कोई और जॉब नहीं मिलती है तो अपना कोई भी काम शुरू कर सकता है विद्यार्थी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हमने बात की कि अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं इसको, बेसिक। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। बेसिक का हिंदी में अगर बात करें तो आधारभूत होता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। और बात करें उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बुनियादी। और विद्यालय स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर हम फाउंडेशन कोर्स के नाम से इसको जानते हैं। 17 जनपदों में इसका क्रियान्वयन हुआ था शुरुआती दौर में। ठीक है, कब? 5 अक्टूबर 1993 को। और किसने इसका प्रतिपादन किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। मूलभूत सिद्धांत आपने देख लिए हैं। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो जाती है तो छोटे छोटे इसके 2-4 पॉइंट्स और बचते हैं और आपका टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। ऑलराइट गाइस, आप चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो जस्ट वेट ए मिनट। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे बेसिक शिक्षा परियोजना के कौन कौन से अंग होते हैं और कितने होते हैं। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 मुख्य अंग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर ये भी पूछ लिया जाए कि कितने अंग होते हैं तो आप बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन से मैंने आपके लिए नोट किए हैं। जैसे पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, दूसरा है गुणवत्ता में सुधार और तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये तीनों जो है बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग है। कौन कौन से? संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। इनका क्या अर्थ होता है? ठीक है, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इनके नाम ही पूछे जा सकते हैं, इनसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कराएगा, लेकिन समझने के लिए हम इनको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला है संस्थागत क्षमता में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो राज्य, जनपद या स्थानीय स्तर पर जितने भी नियोजन या प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य के जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन बच्चों का 100% नामांकन कराना स्कूलों में। तो यही इसका मतलब होता है कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना यानी 100% प्रत्येक जनपद राज्यों के जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन सभी का नामांकन सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट दूसरा क्या है? गुणवत्ता में सुधार करना। इसमें क्या सुधार किया जाएगा? किसकी गुणवत्ता में? इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में संशोधन करना, उनको बालकों के आप कह सकते हैं जिससे वो सर्वांगीण विकास कर सके उस तरीके की उनकी फॉर्मेशन करना और छात्रों के लिए गुणवत्ता भरी शिक्षा की व्यवस्था करना। ये होता है गुणवत्ता में सुधार। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। तीसरा क्या बचा? बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। इसका अर्थ यह है कि जो बेसिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी यानी स्कूल होते हैं उनको बच्चों के या उनके गांव के नज़दीक स्थित करना ताकि सभी आसानी से वहां तक पहुंच पाए। और जो समाज के विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा की गुणवत्ता भरी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये हो जाते हैं आपके तीनों परियोजना के, बेसिक शिक्षा परियोजना के तीनों अंग। इनके बारे में हमने विस्तार से जान लिया। अब हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे।
तो गाइज यहाँ से भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। तो जैसे इसमें क्या क्या शामिल है कि बालकों को गुणवत्ता भरी शिक्षा मुहैया कराना, वही बातें हैं जो हमने अभी तक सीखी, बस उनको हमने क्या करना है, उद्देश्य बना करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि छात्रों में या बालकों में उत्तम नागरिकता का विकास करना, कि वे अच्छे नागरिक बन सके, इस तरह की शिक्षा उन्हें प्रोवाइड करना। और छात्रों का नैतिक विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और बात करें और क्या हो सकता है कि जो बालक होते हैं उनके सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करना, यानी जो उनकी मातृभाषा होती है, उनकी बेसिक लैंग्वेज होती है, उसको मजबूत बनाना। ये सभी क्या है, उद्देश्य है बेसिक शिक्षा के। तो चलिए एक बार इनको जल्दी जल्दी से नोट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हमने पहले बात की छात्रों का सर्वांगीण विकास करना या फिर छात्रों का नैतिक विकास करना, ठीक है, नैतिक विकास करना। पहला पॉइंट हमारा हो गया या पहला उद्देश्य हमने बात कर ली। दूसरा क्या है कि बालकों में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास, ठीक है, नागरिकता के गुणों का विकास करना, गुणों का विकास करना। और तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि बालक का जो है सर्वांगीण विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ये क्या है, इनके मुख्य उद्देश्य है बेसिक शिक्षा के। चौथा अगर हम बात करें, हमने क्या आपको बताया था, वो यह था कि शिक्षा का जो सांस्कृतिक पक्ष होता है उसको मजबूत करना, शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष मजबूत करना। ऑलराइट, पक्ष मजबूत करना। तो ये हमने बात कर ली कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं बेसिक शिक्षा के। आपके एग्जाम पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब गाइस एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस टॉपिक की, वो तो रह ही गई, वो क्या है कि जो बेसिक शिक्षा परियोजना है इसका समय काल कितना होता है, तो यह होता है 7 वर्ष। यानी बेसिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम होता है उसके पाठ्यक्रम की अवधि अगर आपसे पूछी जाती है, हालांकि आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन जाती है या फिर इस तरह का क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बन जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम की अवधि होती है वो कितनी होती है, वह होती है 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष की अवधि होती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि इसको वृद्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाता है, वृद्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, वृद्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वृद्धा शिक्षा का जो सम्मेलन था कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। तो 1937 में क्या हुआ था, वृद्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1937 में। अब दोस्तों वैसे तो हम इस चैप्टर के बारे में पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, लेकिन अगर आपसे बाय चांस इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, चलिए उसकी भी बात कर ही लेते हैं।
और इसमें वही सब बातें इंक्लूड होगी जो कि आपने अभी तक जानी, ठीक है, क्योंकि घुमा फिरा कर वही चीज़ें, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी होती है, वही उद्देश्य हो जाता है। और इसी तरह की आपको यहाँ पर विशेषताएं भी देखने को मिलेगी, ठीक है। विशेषताएं कौन कौन सी होती है किसकी, बेसिक शिक्षा परियोजना की, ठीक है। विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो चलिए 2-3 ही हम जानेंगे, ज़्यादा नहीं। पहली क्या है कि यह शिक्षा कैसी होती थी, बाल केंद्रित थी और क्रिया केंद्रित होती थी। यानी उसमें जब मैंने आपको बताया था ना, इधर लिखे थे मैंने सिद्धांत, तो उसमें बताया था कि हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया प्रधान शिक्षा थी, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा थी और बालकों में सामाजिक भावना को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है, सामाजिक भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता था। और जो अध्यापक होता था बेसिक शिक्षा के अंतर्गत बिल्कुल स्वतंत्र होता था, जैसे उसका मन चाहे, जिस तरह की विधि वो अपनाना चाहे वो अपना सकता था। कुछ भी पहले से ऐसा प्री प्लान नहीं होता था कि यही विधि अपनानी है, ठीक है। तो चलिए एक बार इनको भी नोट कर लेते हैं कि यह शिक्षा कैसी थी, क्रिया प्रधान थी, ठीक है, क्रिया प्रधान थी। क्योंकि यहाँ से दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, आपका ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी इसकी विशेषता है, तो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। अपनी तरफ से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जहाँ पर एक भी नंबर का लॉस हो, ठीक है। हम अपने आप को परफेक्ट बना करके चलेंगे। तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया अभी कि कैसी शिक्षा थी ये, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है। यह शिक्षा कैसी थी, बेसिक शिक्षा बाल केंद्रित होती है। और अध्यापक स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकता है, अध्यापक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और चौथी मैंने आपके सामने अभी क्या पॉइंट बोला था कि बालकों में क्या करना था, सामाजिक भावना का विकास करना था, सामाजिक भावना का विकास करना था, विकास। ये सभी क्या हो जाती है, ये सभी हो जाती है विशेषताएं बेसिक शिक्षा परियोजना की। ये हमने बात कर ली इसकी विशेषताओं की। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने अब दूसरी बार में क्या क्या चीज़ें सीखी। हमने जाना बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कौन कौन से, संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना कि बेसिक शिक्षा में पाठ्यक्रम की अवधि होती है 7 वर्ष की। बेसिक शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो 1937 में हुआ। और फिर हमने जाना बेसिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला था छात्रों का नैतिक विकास करना और बालकों में उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना, यानी उनको एक अच्छा नागरिक बनाना, और बालकों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। फिर शिक्षा का सांस्कृतिक पक्ष को भी मजबूत करना, इसीलिए यहाँ पर मातृभाषा को ही बढ़ावा दिया गया था बेसिक शिक्षा के अंतर्गत। फिर हमने बात की कुछ विशेषताओं की, कौन कौन सी, कि यह क्रिया प्रधान होती है, ठीक है, बेसिक शिक्षा, और बाल केंद्रित होती है, अध्यापक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, देन बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है। तो ऑलराइट गाइज, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। और इससे पहले लेक्चर में हमने ब्लैक बोर्ड योजना को भी कवर कर लिया है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और हाँ गाइज, आपको अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।